गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने उदारवादी विचारधारा को समझने का प्रयास किया था, जिसके अनुसार समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र जो है वो व्यक्ति है और राज्य, समाज और जो भी संस्थाएं हैं अन्य, वो व्यक्ति के कल्याण का साधन मात्र है। तो जो भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है उसका केंद्र जो है वो मनुष्य है। उदारवाद के मूल सिद्धांत को, बेसिक प्रिंसिपल्स को समझा था। और आज जो है हम देखेंगे कि राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवादी विचारधारा जो है वो क्या है। राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवादी विचारधारा में सदैव एक सा दृष्टिकोण नहीं रहा है और इस संबंध में उसकी विचारधारा जो है वो परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही है। उदारवाद जो है उसके दो प्रमुख रूप बताए जा सकते हैं। पहला है परंपरागत उदारवाद और दूसरा है आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद। सबसे पहले हम परंपरागत उदारवाद को समझेंगे। मूल रूप से यदि हम देखें तो उदारवाद का जन्म जो है वो स्वेच्छाचारी शासन और व्यवस्था के विरुद्ध में एक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ था। और परंपरागत उदारवाद का मूल तत्व जो है वो है लिबर्टी या स्वतंत्रता ही रहा। जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो परंपरागत उदारवाद के प्रतिनिधि विचारक जो है वो कहे जा सकते हैं। और जो उदारवाद जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है और उसमें उन्होंने 9 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो बताई है परंपरागत उदारवाद में। सबसे पहली है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। इसके अनुसार जो है वो नागरिक स्वतंत्रता शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करती है और इसका कथन है कि व्यक्तियों पर व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का प्रभुत्व होना चाहिए। मध्य युग जो है मिडिल पीरियड था, सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम था, उसमें उनके वर्गीय विशेषाधिकारों का बोलबाला था। व्यक्ति के जीवन की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। सामंत जो हैं वो व्यक्तियों को मनमाने तरीके से उनको सताया जाता था। तो यहाँ से जो है वो नागरिक स्वतंत्रता की बात शुरू हुई और इस नागरिक स्वतंत्रता ने स्वेच्छाचारिता का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यक्तियों को अपने इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी है वित्तीय स्वतंत्रता, फिस्कल लिबर्टी। और मध्य युग में जो है जो निरंकुश शासक हैं उनके द्वारा बहुत मनमाने टैक्सेस लगा दिए गए लोगों पे। तो जब राजनीतिक चेतना, नागरिक चेतना जो है आई, तब उन्होंने कहा कि नागरिकों पर प्रतिनिधियों की इच्छा के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। और एक प्रसिद्ध नारा आया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो उदारवाद जो है, परंपरागत उदारवाद, वो वित्तीय स्वतंत्रता की बात करता है। तीसरी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी। और उदारवादी जो है वो सदैव से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और उन्होंने शासकीय और धार्मिक निरंकुशता का विरोध करते हुए इन बातों का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने संबंध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। व्यक्ति के जीवन, उसका रहन सहन, राज्य और समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह सामाजिक हित की दृष्टि से ज़रूरी ना हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार व भाषण की स्वतंत्रता, रहन सहन की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास, आराधना की स्वतंत्रता आदि जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ इसमें है सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। और उदारवादी जो है वो सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है जन्म, संपत्ति, वर्ण, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। समाज के सभी व्यक्तियों को विकास के लिए समान अवसर व समान अवसर जो है उनको प्रदान किए जाएं और इसके अभाव में जो है स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। और परंपरागत उदारवाद जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्तियों को अपने आर्थिक जीवन में और उसके द्वारा संचालित जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी व्यापार हैं, उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। लेसेस फेयर की स्थिति यानी हस्तक्षेप की नीति जो है वो राज्य के द्वारा नहीं अपनाई जानी चाहिए और मुक्त प्रतियोगिता के विचार को अपना लेना चाहिए। पारिवारिक स्वतंत्रता, डोमेस्टिक लिबर्टी। इसका मतलब है कि स्त्रियों को विशेषकर विवाह तथा संपत्ति के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। बच्चों को भी विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत माता पिता के दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। माता पिता को उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए।
जातीय व राष्ट्रीय स्वतंत्रता, रेशियल और नेशनल लिबर्टी। उदारवादी विचारक जो हैं वो राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के जो है प्रबल समर्थक थे और उन्होंने कहा कि जातीय स्वतंत्रता का भी उन्होंने समर्थन किया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो राष्ट्र, जो यूरोपीय राष्ट्र ये जो है वो भूरी जातियों तक सीमित रहे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, इंटरनेशनल लिबर्टी। उदारवाद एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग का विरोधी रहा है और इसका विचार है कि शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। लास्ट इसमें है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। और उदारवाद की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे जो बड़ी देन जो है जिसे हम कह सकते हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत जो है 4 चीज़ें जो है वो शामिल हैं। पहला है नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद को ग्रहण करने का अधिकार और राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार और उन पर स्वतंत्रता पूर्वक विवाद करने का अधिकार जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। इस प्रकार उदारवाद जो है वो उस राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र का पर्यायवाची है। उदारवाद जो है उसका दूसरा जो प्रकार हम दूसरा रूप जो है वो है आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद। 19वीं शताब्दी के मध्य जो है उदारवाद जो है परंपरागत उदारवाद प्रचलित रहा, लेकिन बदलती परिस्थितियों के कारण उदारवाद के स्वरूप में जो है वो चेंज आया। 1880 तक उदारवादी लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते थे, लेकिन परिस्थितियां जैसे जैसे परिवर्तित होती गईं और परिस्थितियां तेज़ी से परिवर्तित हो भी रही थी, तो अब उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी हो गया कि निर्धन व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाए। ब्रिटेन जो है वो उदारवाद का घर रहा था और ब्रिटेन में अब ये कहा गया कि राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए हमें निम्न वर्गों पर ध्यान देना पड़ेगा। और अब जो ये नवीन उदारवादी थे उन्होंने कहा कि यदि हम निर्धन, साधनहीन और अशिक्षित जनता का यदि हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो धनिक वर्ग है वो उनका शोषण करता रहेगा। तो एक 19वीं शताब्दी के मध्य जो है एक नया उदारवादी विचारधारा ने एक नवीन रूप लिया जिसे हम आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद के नाम से जानते हैं। थॉमस हिल ग्रीन जो हैं वो आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी विचारधारा के प्रतिनिधि विचारक जो हैं वो कहे जा सकते हैं। जो ग्रीन है उन्होंने कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है बल्कि एक नैतिक संगठन है और अब राज्य का कार्य केवल रक्षा करना है। ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है उसकी पर्सनैलिटी का। और राज्य व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से नैतिक नहीं बना सकता, लेकिन उसके नैतिक विकास में जो बाधाएं आ रही है उसको दूर करने में राज्य जो है वो हेल्प कर सकता है। इस तरह से ग्रीन ने राज्य के द्वारा सद्जीवन के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की बात कही और इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो ग्रीन है उसने 20वीं शताब्दी में एक वेलफेयर स्टेट की नींव जो है वो डाली। उदारवाद और आदर्शवाद दोनों के दोषों को दूर करते हुए एक समन्वयकारी, एक संतुलित विचारधारा का प्रतिपादन किया आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद के रूप में। और ग्रीन जो है उनकी उपलब्धि थी कि उन्होंने उदारवाद को एक नया धार्मिक विश्वास प्रदान किया और उसे बदलती परिस्थितियों में जनहित और जनतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल बनाया। उदारवाद को एक नवीन रूप प्रदान कर ग्रीन ने सर्वाधिकारवाद के विरुद्ध उदारवाद की रक्षा करने का कार्य किया। अब यदि हम उदारवाद की आलोचना करें तो उदारवाद की आलोचना भी उसी प्रकार की जा सकती है जैसे व्यक्तिवाद की आलोचना की जाती है, क्योंकि परंपरागत उदारवाद व्यक्तिवाद की भांति आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन करता है। इसके अतिरिक्त भी उदारवाद की कई आलोचनाएं की गई और उन्होंने ये कहा कि उदारवाद जो है वो परंपराओं और रूढ़ियों को महत्व नहीं देता, जबकि परंपराओं और रूढ़ियों से हम एकदम से संबंध जो है वो तोड़ नहीं सकते। उदारवाद जो है वो व्यक्ति को केंद्र मानता है, राज्य को एक कृत्रिम और समझौते का परिणाम मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य ना तो समझौते का परिणाम है बल्कि ये तो व्यक्ति के विकास के लिए विकसित हुआ है। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर यदि पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जाएगी तो वह अराजकता में परिवर्तित हो जाएगी। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का करना जो है वो भी आवश्यक है।
आलोचनाओं के बाद हम महत्व को नकार नहीं सकते, उदारवाद के महत्व को, क्योंकि उदारवाद ने ही समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन किया। व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी, व्यक्ति जो है वो समस्त राजनीतिक व्यवस्था की धुरी है, उसको कहा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कल जो है हम करेंगे आदर्शात्मक सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी। थैंक यू सो मच।